हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। मैं मोहित पासवान स्वागत करता हूं आपका इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। आज है 29 जनवरी 2021। तो आज जो 29 जनवरी है उसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर प्रोग्राम है ये सभी वनडे एग्ज़ाम लाइक जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं, रेलवे के एग्ज़ाम हैं, पुलिस के एग्ज़ाम में, एयरफोर्स, नेवी और टेट जैसी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने जो प्रीवियस क्लास के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते हैं स्टैटिक जीके के, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम जो आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहती है उसको डिस्कस करते हैं। देन आफ्टर हम जो कल के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में जवाब भी दिए हैं, हमने यहाँ पे आज उनको भी इंक्लूड किया, उनको भी देखेंगे कि क्या क्या आंसर दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 32। तो आपको यहाँ सही आंसर बताना था कि जो स्वतंत्र का अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन ए 19। 19वें अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और कहें तो 19 से लेके जो 22 तक के अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो स्वतंत्रता के अधिकार से ही रिलेटेड हैं। तो 19वां उनमें से ही एक है, आर्टिकल 19। और अगर स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों की बात करें तो 19 से 22 तक के अधिकार इसमें आते हैं। और इसके साथ ही मैं और जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको भी यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। तो जैसे एक समानता या समता का अधिकार है, उसमें आर्टिकल 14 से 18 तक के सारे प्रावधान आते हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आर्टिकल 23 और 24 को कवर किया गया है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 25 और 26 को कवर किया गया है। और 27-28 भी इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और 5वें की बात करें तो इसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार बात की गई है। तो इसमें अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 हैं। और जो लास्ट 6वां जो मौलिक अधिकार है वो है अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसका सही आंसर हो गया था ऑप्शन ए। तो देखते हैं किस किस ने सही जवाब दिया है। तो जैसे आकाश चौधरी का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, तो इनका ये करेक्ट है, गुड। उसके बाद फौजदार का आंसर 1 का आर्टिकल 9, इनका भी सही जवाब है। और उसके बाद श्रद्धा का, तो इन्होंने दिया है क्वेश्चन 1 का 19 या 21, तो इनको डाउट है, वैसे सही है, फिर भी इन्होंने 19 इसमें मेंशन किया है। उसके बाद रोहित कुमार का, तो रोहित कुमार का भी फर्स्ट का 19, तो इनका भी सही। तो लगभग सभी ने सही आंसर दिया है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 31, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन को डिस्कस करते टाइम बता ही दिया था कि जो संवैधानिक उपचारों से संबंधित जो मौलिक अधिकार है वो है आर्टिकल 32। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो देखते हैं इसका सही जवाब किस किस ने बताया है। तो दूसरे का सही आंसर है डी, ऑप्शन डी। तो इन्होंने आकाश चौधरी ने सही बताया क्वेश्चन 2 का डी। उसके बाद नेक्स्ट फौजदार का देखते हैं। क्वेश्चन आंसर 2 का आर्टिकल 32, इन्होंने भी सही मेंशन किया है। उसके बाद श्रद्धा सोलंकी, इन्होंने भी क्वेश्चन 2 का 32 बताया है, गुड, कुछ सही। इसके बाद देखते हैं रोहित कुमार का, तो इन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 2 का डी बताया, तो इनका भी सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो भी एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन था,
कल 3 को प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए थे। तो इसमें था कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है। ऑप्शन ए 3 प्रकार की, ऑप्शन बी 4 प्रकार की, ऑप्शन सी 5 प्रकार की, ऑप्शन डी 6 प्रकार की। तो जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन सी 5 प्रकार की। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही ये रिट जारी की जाती हैं। और ये रिट जो जारी की जाती हैं ये इन मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही जारी की जाती हैं और इसीलिए अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। अब वो कौन कौन सी 5 रिटें जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड है परमादेश, थर्ड है प्रतिषेध लेख, फोर्थ है उत्प्रेषण और फिफ्थ है अधिकार प्रक्षालेख। तो आप इनको याद रखेंगे। देखते हैं इसका सही आंसर किस किस ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 का सी। तो आकाश चौधरी ने सही दिया है, गुड। उसके बाद देखते हैं फौजदार का। तो फौजदार ने इसका आंसर दिया ही नहीं है। श्रद्धा सोलंकी क्वेश्चन 3 का 5 इन्होंने बताया, गुड। उसके बाद देखते हैं रोहित कुमार का। तो रोहित कुमार ने भी 3 का 5 बताया, वेरी गुड। तो लगभग सभी ने सही आंसर्स दिए हैं, गुड। आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए और जो भी सही आंसर है उनको आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। इसके बाद हम जो करंट अफेयर उसकी बात कर लेते हैं जो आज की। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि इस वर्ष 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन पर आपको। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जापान। अभी रिपब्लिक डे पे जो 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है उस पे जो पद्म पुरस्कार हैं इनकी घोषणा की गई है। और ये जो पद्म पुरस्कार हैं 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कौन कौन सी हैं वो 3 श्रेणियाँ? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। टोटल मिला के 119 पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं, जिनमें जो 7 पद्म विभूषण होने वाले हैं और 10 पद्म भूषण दिए जाएंगे और 102 पद्म श्री दिए जाएंगे। तो हमें इसको ऐसे लिख सकते 7 10 + 102, तो टोटल 119 हो जाएंगे। अब ये जो पद्म विभूषण पुरस्कार है ये अब की बार जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जापान के, जिनका नाम है क्या आप बताओ? शिंजो आबे। आपको यहाँ ये तस्वीर दिखाई दे रही है, ये हैं शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इनको ये दिया जाएगा। उसके बाद ही कुछ और बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो जो सिफारिश होती है पद्म पुरस्कारों की, तो वो एक पद्म पुरस्कार समिति बनाई जाती है, वो इन पुरस्कारों की सिफारिश करती है। और इनका जो घोषणा है वो तो गणतंत्र दिवस के मौके पर कर दी जाती है, लेकिन इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मार्च और अप्रैल के महीने में होता है। और ये एक प्रकार के नागरिक पुरस्कार हैं, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं। और अगर सबसे बड़े या सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये एक वर्ष में केवल मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, या कहें कि 3 ही भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं एक वर्ष के अंतर्गत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए जापान के, ऑप्शन बी इटली के, ऑप्शन सी या फ्रांस के, ऑप्शन डी मालदीव के। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इटली। जो इटली के प्रधानमंत्री हैं गुइसेपे कोंटे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कारण इसका कोविड-19 ही रहा है। कोविड-19 के चलते तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनकी सरकार पर प्रेशर बनाया कि आपकी सरकार कोविड-19 के जो प्रिकॉशंस हैं, जो रोकथाम के कार्यक्रम हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं रही। तो इस वजह से दबाव में आके इन्होंने जो
इटली के प्रधानमंत्री हैं गुइसेपे कोंटे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों व उनके परिवारजनों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए आयुष्मान CAPF, ऑप्शन बी सैनिक सेवा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि ये आपको दिख रहा होगा इस तस्वीर में, ये अमित शाह हैं जो कि गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री किसके? केंद्रीय सरकार के। आपको इन छोटे छोटे शब्दों पे भी ध्यान देना चाहिए। गृह मंत्री तो हैं, होम मिनिस्टर तो हैं, लेकिन हैं किसके? केंद्र सरकार के, ना कि जैसे किसी राज्य सरकार के। तो अमित शाह हैं और इसके पीछे लिखा हुआ है आयुष्मान CAPF। तो ये आयुष्मान CAPF नाम की योजना शुरू किया। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए आयुष्मान CAPF। अब ये किसके लिए की गई है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए, जिसको CAPF बोलते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो इसके अंदर किस किस को कवर किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत जो भी CAPF के अंतर्गत फोर्सेस आती हैं, जैसे लाइक CISF, BSF, ITBP, SSB, CRPF, NSC, इन सभी को इसके अंदर कवर किया जाएगा। और जो इस योजना की शुरुआत है वो असम के गुवाहाटी से शुरू की गई है। गुवाहाटी से शुरू की गई है, जो कहाँ? असम में। और इसमें कौन कौन सी फोर्सेस कवर होने वाली हैं? लाइक CISF, SSB, ITBP और CRPF, ये सब इसमें कवर होने वाली हैं। इसमें जो कर्मचारी हैं वो और उनके परिवार दोनों को कवर किया जाएगा। और इससे लगभग 50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। और यह एक पूर्णतः कंप्लीटली पेपरलेस और कैशलेस परियोजना। ना तो इसमें किसी पेपर वर्क होगा और ना ही इसमें किसी कैश की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको लिख सकते हैं पेपरलेस और कैशलेस। कहीं ना कहीं ये डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा देता है। और इनके लिए जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जो कर्मचारी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही सुविधाजनक है ही साहब। इसमें जो भी इस आयुष्मान योजना के तहत जितने भी हॉस्पिटल लिंक हैं, ये उन सभी में इलाज करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार, और फिर बता रहा हूँ कि जो इस टाइप की जो रिपोर्ट्स हैं किसने जारी की, तो उसमें जो किस संस्था ने जारी की, यह इम्पोर्टेंट थिंग रहती है। आपसे मोस्टली यही पूछा जाता है वनडे एग्ज़ाम में, तो कि ये किस संस्था के द्वारा जारी की गई। और अगर कुछ ज़्यादा पूछा जाएगा तो उस संस्था के बारे में पूछ लिया जाएगा, या ये किस टॉपिक से रिलेटेड थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको स्क्रीन पर। ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF के द्वारा जारी की, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से भी जाना जाता है। इसने हाल ही में इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि जो भारत की GDP है, किसकी? भारत की GDP की बात की गई है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक इसके साथ आपने GNP सुना होगा, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। तो उसमें GDP में जो फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष की बात की जा रही है 2021-22, उसके लिए जो उसमें वृद्धि दर है वो 11.5 का लगभग अनुमान लगाया है कि 11.5% की उसमें वृद्धि होगी। और जो इसकी स्थापना है IMF की, वो 1945 में की गई थी, वर्ष 1945 में। क्यों की गई थी? क्योंकि जब 1945 में ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध से जो प्रभावित देश थे उनके पुनर्निर्माण में, उनके रिकन्स्ट्रक्शन में हेल्प के लिए इस वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना के साथ साथ IMF की स्थापना की गई थी। तो 1945 में 2 संस्थाओं की स्थापना हुई थी, IMF और वर्ल्ड बैंक। उद्देश्य था जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो इफेक्टेड कंट्री थी उनका रिकन्स्ट्रक्शन हो पाए। और इसके लिए एक ब्रिटेन वुड्स नाम का सम्मेलन हुआ था, जिसके अंतर्गत इन संस्थाओं के निर्माण की बात की गई थी। इसलिए इन दोनों संस्थाओं को, किसको? IMF
IMF और प्लस वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स तो सम्मेलन का नाम हो गया, और ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। तो ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका सही जवाब दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदूषण समस्या समाधान के लिए पुराने वाहनों पर कौन सा कर लगाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने घोषणा किया प्रदूषण समस्या के समाधान के रूप में, और पुराने वाहनों की यहाँ बात की जा रही है। तो ऑप्शन है पॉल्यूशन टैक्स, ऑप्शन बी ग्रीन टैक्स, ऑप्शन सी कार्बन टैक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रीन टैक्स, या हरित कर के नाम से इसे जाना जाएगा। ये 8 वर्ष जो भी पुराने वाहन होंगे उन पे लगाया जाएगा, और ये जो रोड टैक्स का 10 से 25%, 10 to 25% जो रोड टैक्स है उसका ये लगाया जाएगा, और जो 8 वर्ष पुराने वाहन होंगे उन पे लगाया जाएगा। इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाएगा, जो भी इस टैक्स से पैसा आएगा उससे एक अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और जो उसका उपयोग है वो प्रदूषण समस्याओं के समाधान के लिए ही उपयोग किया जाएगा। लेकिन कुछ टाइप के जो वाहन है लाइक CNG और LPG और जैसे कृषि उपयोगी वाहन जैसे ट्रैक्टर हुआ, तो उनमें नहीं लगाया जाएगा, या उन पर ये कर नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई LPG व्हीकल है, CNG व्हीकल है और या फिर ट्रैक्टर है, तो उस पर ये कर नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही कुछ एक और बात कर लेते हैं पॉइंट की, प्रदूषण समस्या के समाधान के रूप में एक फेम इंडिया करके भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है इंडिया में, और उसका सेकंड फेज भी शुरू हो चुका है। फेम इंडिया पूछा जा सकता है, फेम इंडिया किससे रिलेटेड है। तो फेम इंडिया ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, व्हीकल से रिलेटेड है। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनसे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स, ये उनसे रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इस बार की जो 72वें गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई, इसमें किस विदेशी सेना की टुकड़ी ने भागीदारी की है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी UAE। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो आपके जो बांग्लादेशी सेना है उसकी एक टुकड़ी ने 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में भागीदारी की है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ इस वर्ष 2021 में जो बांग्लादेश की आज़ादी को 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो उन्होंने जो 50 वर्ष कंप्लीट होने का एक खुशी मनाई है, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। और जो 16 दिसंबर को विजय दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है, विजय दिवस 16 दिसंबर को, क्योंकि पाकिस्तानी सेना पे पूर्णतः जीत हासिल कर ली थी और पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया था। यहाँ लिख देते हैं विजय दिवस। इसके साथ ही कुछ और बात कर लेते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है, लगभग 4100 किलोमीटर की हम सीमा इससे साझा करते हैं बांग्लादेश से। उसके साथ ही 54 नदियों को भी साझा करते हैं, और कुछ दोनों देशों के मध्य युद्धाभ्यास भी होते हैं, जैसे संप्रति और मिलान को कौन करता है, इंडियन नेवी करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है। तो यहाँ पे संस्था पूछी गई, कौन सी संस्था जारी करती है। ऑप्शन ए अंकटाड, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी ADB या एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो जिसका सही आंसर है वो है अंकटाड। अंकटाड ये इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी करती है, और ये जो रिपोर्ट्स है ये FDI से रिलेटेड है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इससे रिलेटेड है। अगर बात करें अंकटाड की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ, स्विट्ज़रलैंड में। तो इसको आप याद रखेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत सरकार द्वारा डिजिटल सर्विस टैक्स पर किस देश ने भेदभाव का आरोप लगाया है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ताइवान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। डिजिटल सर्विस टैक्स पर भेदभाव का आरोप लगाने वाला देश वो यूएसए या अमेरिका ही है। इसका रीज़न ये है कि भारत सरकार 2% का एक अतिरिक्त डिजिटल सर्विस टैक्स लगाता है उन सभी कंपनियों पे जो भारत में विदेशी हैं और भारत में डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। ये भारत अपनी कंपनियों पर ये टैक्स नहीं लगाता है, ये सिर्फ विदेशी कंपनियों पर ये टैक्स लगाता है। तो अमेरिका का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम हैं उनका उल्लंघन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। आपका इसका जो भी सही आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में बताना है रोजाना की तरह। तो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी को वैधानिक शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। यहाँ सिर्फ आपको यस और नो बताना है, अगर है तो यस और नहीं है तो नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 5 में। तो जिस भाग में है आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंसंट्रेट। और जो भी नहीं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को एंड शेयर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिनके लिए भी यह उपयोगी हो सकती है। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करें। इसके साथ ही अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है MB डिफेंस एकेडमी के नाम से, आप वहाँ पे जाके सर्च करें तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपको सभी जानकारी सही प्रोवाइड करा जाए। अगर उसके साथ भी कोई ह्यूमन एरर की वजह से कोई गलती हो जाती है तो हम उसका सुधार करके उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं, तो आप उस गलती का सुधार वहाँ पे देख सकते हैं। अगेन थैंक्स।